हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस की बुक कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। इससे पहले मैं 2 वीडियोस और डाल चुका हूं जिसमें हमने बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों है, तो क्यों हमें संविधान की ज़रूरत है और क्या संविधान है, इसको मैं बता चुका हूँ। 2 अलग अलग टॉपिक्स पर मैंने 2 डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन हाउ, संविधान कैसे, तो संविधान कैसे बनाया गया, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अब अगर आप अपनी एनसीईआरटी 11th क्लास की बुक को अगर आप देखें तो उसमें बहुत लिमिटेड लिखा हुआ है, बट मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि जिससे आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड जो है आपकी एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है, तो वहाँ पर शायद आपको डाउट्स भी क्लियर ना हो। तो थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड में लेके जाऊँगा इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने में, जिससे आपको शायद बेहतर समझ में आ पाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये जानते हैं कि हम लोगों पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया है, ठीक है। हम उपनिवेशवाद के दौर से हम गुजर चुके हैं और उस उपनिवेशवाद के दौर से हम पे कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज किए जाते थे, और उस चीज़ से कहीं ना कहीं लड़कर झगड़कर हमने इस चीज़ की डिमांड करी कि हमें एक ऐसा नेशन चाहिए जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिसके पास सोवरेनिटी होनी चाहिए, ठीक है, जहां पर उसके फैसले देश के लोग खुद लें बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के। और इंडिया के अंदर अभी भी जो भी फैसले लिए जा रहे थे वो इंडिया के लोग इंडिपेंडेंटली नहीं ले रहे थे, बल्कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर जो कानून बनकर हिंदुस्तान में पहुंचता था उसी के बिहाफ पे इंडिया में काम चलता था। लेकिन जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चला, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर और भी बहुत बड़े बड़े नाम, जब इन लोगों ने इंडिया के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट स्ट्रगल किया, उस दौर में आप देखते हो कि इंडिया की आज़ादी के लिए और साथ ही साथ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल जो है काफ़ी लंबे समय तक चला। उसी लंबे स्ट्रगल के बीच में एक चीज़ निकल कर आती है जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होना। उसी चीज़ को आज हम थोड़ा सा जानेंगे, ब्रीफ में नहीं जानेंगे, एक मैं छोटा सा आपको सिर्फ बताऊंगा। हम शुरुआत करते हैं। इससे पहली चीज आपको जानने की जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, कि हम जो बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। देखिए, आप जानते हैं 1947 में हम लोग आजाद हुए, और 1947 से पहले 1946 से हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना शुरू हो गई थी, संविधान सभा बनना शुरू हुई थी। उस संविधान सभा का ये कार्य था कि वो भारत के लिए संविधान बनाए, भारत के लिए कानून बनाए। अब ये संविधान क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मैं इससे पिछली वीडियो में बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो 1946 से ये चीज चालू हो गई। आज आप जो देखते हो कि जी प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, चीफ मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल होगी, इलेक्शन कमीशन होगा और भी बहुत सारी चीजें। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही देखने के लिए मिलती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के 395 आर्टिकल्स में ही हमें ये सारी चीजें देखने के लिए हमें मिलती हैं। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं 1946 में से हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने की शुरुआत हुई। लेकिन उससे पहले की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें, अगर हम उसमें जाएं, तो सबसे पहली बार 1934 में एक व्यक्ति जिनका नाम था एमएन रॉय। अब ये जो एमएन रॉय थे बेसिकली इंडिया में एक कम्युनिस्ट लीडर थे, एक मार्क्सवादी, एक राजनेता थे, जिन्होंने साल 1934 में सबसे पहली बार इस चीज के लिए कहा कि इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। अगर आप 1934 से देखो तो ऐसे दुनिया में ऐसे बहुत से ऐसे देश थे जो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके थे। फ्रांस था, जर्मनी था, अमेरिका था, ब्रिटेन था और भी बहुत सारे देश थे जो अपने लिए कानून बना चुके थे। और उन्हीं सबको देखते हुए हमें इंडिया में जो लोग रह रहे थे उनको भी कानून बनाने की कहीं ना कहीं आवश्यकता थी, और जो बड़े बड़े नेता देश के जो लीडर्स थे उन्होंने इस चीज़ का जिम्मा खुद लेते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए कहा। साल 1934 में एमएन रॉय ने सबसे पहली बार कहा, एक कम्युनिस्ट लीडर। और आप जानते हैं अभी तक हम आज़ाद हुए नहीं हैं, अभी हम ब्रिटिश रूल के अंदर ही जी रहे हैं। उसके बाद आप देखते हो 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, और उसी समय
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी कि इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो इंडिया के लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, जो इंडिया के लोगों के लिए संविधान बनाएगी कि इंडिया का जो व्यवस्था है वो किस प्रकार चलेगी। इसके बाद आप देखते हो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो आगे जाके हमारे देश के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने, उन्होंने ये डिमांड करी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए एंड विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। तो बाहरी रूप से कोई भी हस्तक्षेप जो है भारतीय संविधान सभा के बनाने में नहीं होना चाहिए। ऐसी डिमांड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1938 में करी और इस डिमांड को कहीं ना कहीं ऑगस्ट ऑफर में, जो कि 1940 में आया था, उसमें माना गया, ऑफिशियली रूप से नहीं, ओरली रूप से माना गया कि ठीक है हम देश के लिए एक संविधान सभा बनाएंगे। लेकिन आप देखते हो कि 1942 में एक और मिशन हिंदुस्तान आता है जिसको आप कहते हो क्रिप्स मिशन। ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने इस चीज के लिए कहा कि हम इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे बट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाएगा, विश्व युद्ध द्वितीय जब खत्म हो जाएगा, हम उसके बाद भारत में एक संविधान सभा बनाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1942 का ये टाइम पीरियड है और हम जानते हैं कि 1939 से लेकर और 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही चल रहा था। तो ये कहीं ना कहीं पपलू जो है ब्रिटिशर्स इंडिया के लोगों को, इंडिया के पॉलिटिशियंस को वो दे रहे थे कि ठीक है हमारा तुम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है साथ दे दो और हम तुम्हारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। अगर इंडिया के लोगों ने साथ देने से, इससे पिछले की एक जो है कहानी है, मना भी कर दिया था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है इस्तीफा दे दिया था अपनी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज से। इसके बाद आप देखते हो कि 1946 के अंदर, और इससे पहले एक चीज और हुई, 1945 में ब्रिटेन के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे थे उसके अंदर वहां की जो पार्टी थी, लेबर जो गवर्नमेंट थी उसकी वहां पर सरकार बन गई और वो कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों के लिए थोड़ी पोलाइट थी। और वही गवर्नमेंट थी जिसने ये भी कहा था कि इंडिया को हम आज़ादी दे देंगे। उससे पहले विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं, मैं ब्रिटेन को जो है कभी भी बांटूंगा नहीं। बाद में वो हार गए। तो 1945 में आप देखते हो कि वहां पर सरकार चेंज हो गई और सरकार चेंज होने के बाद जो है वहां पर जो नई सरकार आई वो इंडिया के लिए थोड़ी पोलाइट थी और उन्होंने कहा कि ठीक है हम इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। और आप देखते हो इधर कि सितंबर 1945 में ये कह दिया गया कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। और 1946 मार्च के महीने में एक मिशन इंडिया आता है जिसे आप कहते हो कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन ने ऑफिशियली ये कह दिया कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। जो इतनी ज्यादा कश्मकश जो तकरीबन पिछले 15-20 सालों से इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही थी, हिंदुस्तान के लोग कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो जो सपना है वो अब जाकर साकार हुआ जब कैबिनेट मिशन के अंदर फाइनली ये कह दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी एंड विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। तो बाहरी रूप से किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। अब बाहरी रूप से हस्तक्षेप या आउटसाइड इंटरफेरेंस का मतलब है यहाँ पर ब्रिटिशर से ही है कि ब्रिटिशर जो है भारत के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे। इवन इंडिया के जो लोग खुद है वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अगर आपने कभी इंडिया का प्रियम्बल पढ़ा हो तो उस प्रियम्बल के अंदर भी जो पहला शब्द है वो वी है, हम है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, इस प्रकार अगर आपने कभी प्रियम्बल पढ़ा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली कॉन्स्टिट्यूट द सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अगर इस तरीके से अगर आपने प्रियम्बल देखा है तो उस प्रियम्बल में भी हम शब्द का इस्तेमाल, वी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल गई थी, इंडिया के लोगों को मिल गई थी कि उनके हाथ में एटलीस्ट इतनी पावर आ गई थी कि वो खुद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। आप अभी मैं जैसा अभी आपको बताऊंगा, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए कहा गया कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 389 मेंबर्स होंगे। 389 इसके अंदर टोटल मेंबर्स होंगे और इन 389 टोटल मेंबर्स को चुना कैसे जाएगा। अब कौन लोग होंगे जो इन 389 मेंबर्स में से होंगे। अब हर किसी को सड़क पर से उठा के तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं बना दिया जाएगा। यहां पर एक कहा गया कि ये जो 389 मेंबर्स होंगे इसमें से 296 लोग होंगे जो इलेक्टेड होंगे, चुनावी, मतलब उनको
उनका चुनाव किया होगा, किया करा जाएगा। अच्छा, ये जो चुनाव है या ये जो इलेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो इलेक्शन नहीं है जो आज हम देखते हैं। तो आज तो डेमोक्रेसी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पर इस समय ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए बता दूं, जैसे हम हिंदी में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कह देते हैं कि अगर आप 18 साल के हो गए तो चाहे लड़का हो लड़की हो, पढ़े लिखे हो ना हो, गरीब हो अमीर हो, सबको ये राइट होता है कि आप वोट डाल सकते हो। बट इस समय, जिस समय की मैं अभी बात कर रहा हूँ, 1946 के समय पे भी इंडिया में सरकार थी, लेकिन और लोग भी वोट दिया करते थे, बट वो जो वोट था वो बहुत लिमिटेड वोट था। वो लोग कौन वोट दिया करते थे? जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर रहे थे। तो मान लो अगर आप टैक्स दे रहे हो एक पर्टिकुलर अमाउंट, तो आप वोट डाल सकते हो। आप अगर आप पर्टिकुलर पढ़े हुए हो, स्टडी करी हुई है, तो आप वोट डाल सकते हो, या आपके पास प्रॉपर्टी है तब आप वोट डाल सकते हो। तो अब आप देखो, अगर आज भी आप हिंदुस्तान में देखोगे तो ऐसे इतनी सारे लोग आज भी हैं जिनके पास शायद आज भी टैक्स नहीं पे करते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन राइट आज सबके पास है कि वो वोट डाल सकते हैं। खैर, हमारा टॉपिक देखते हैं कि 296 जो इनमें से मेंबर्स होंगे आउट ऑफ 389, ये कौन होंगे? इलेक्टेड होंगे, जो कि कहां से चुने जाएंगे? प्रोविंसेस से। अब ये प्रोविंसेस क्या है? 11 प्रोविंसेस से चुने जाएंगे। मैं बताता हूँ आपको प्रोविंसेस क्या है। प्रोविंसेस को आप हिंदी में कहते हो प्रांत, प्रांतीय कह देते हैं, प्रांत कह लीजिए। ये 11 प्रोविंसेस। आज आपको इंडिया में 28 स्टेट्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप शुरू करें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तो आज तकरीबन हमारे पास 28 स्टेट्स हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1946 की, और 1946 की हम बात कर रहे हैं, उस समय इंडिया के अंदर इतने स्टेट्स नहीं थे। उस समय इंडिया के अंदर 11 प्रोविंसेस थे। अब ये प्रोविंस कह लो या स्टेट कह लो, अगर आसान भाषा में समझ लो तो एक ही बात है, ठीक है। तो प्रोविंस कह लीजिए या स्टेट कह लीजिए, मतलब दोनों का एक ही है। अब इन 11 प्रोविंसेस में से, अब मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या। अब इसमें इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बट ये है कि कभी आपने सुना नहीं होगा तो इसलिए शायद चीजें समझ में आपके नहीं आ रही हो। मैं इसको बहुत ज्यादा तोड़ तोड़ कर बताता हूँ कि जिससे आप शायद बहुत बेहतर तरीके से समझ सको कि ये एक्चुअल में है क्या। देखिए, कहा गया कि इन 11 प्रोविंसेस से ये 292 और जो 4 थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, जिसके अंदर आपका दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान तो आज पाकिस्तान में जा चुका है। इन 11 प्रोविंसेस में से ये 292, ये 4 भी थी बट इसमें सेग्रीगेटेड नहीं थी, ये 292 इससे इलेक्ट होंगे। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे आज हमारे इंडिया के अंदर स्टेट्स होते हैं ना, और उन स्टेट्स में इलेक्शंस होते हैं, तो इसी टाइप का मतलब चीज थी कि 11 उस समय इंडिया में स्टेट्स थे, और उन्हीं में क्या होना था, वहां से इलेक्शन होना था, और उन इलेक्शंस के थ्रू चुने जाने थे ये 292 लोग। अब वो लोग कौन होंगे जो इन्हें वोट देंगे, ये भी हम बात करते हैं। तो उन 11 प्रोविंसेस के अंदर अब से पहले भी लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, जैसे आज है, जिससे एमएलएज होते हैं, तो एमएलएज चीफ मिनिस्टर्स को चुनते हैं, पहले गवर्नर्स हुआ करते थे। तो यहां पर आप देखोगे कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग हैं ये किसको चुनेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। तो जो संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो किसको, मतलब उनको कौन चुनेगा? उनको ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन 11 प्रोविंसेस के जो लोग चुनेंगे। यहाँ पर आप देखो, और ये जो 4 है ये भी चुनेंगे। लेकिन अभी आप देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ 296 ही हुआ है, और हम बात कर रहे हैं 389 की। तो 389 भी सम है, बट अभी सिर्फ 296 ही ऐसे लोग हैं जिनको चुना गया है, बाकी का भी लोग बचे। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि इंडिया में कहा गया कि 93 ऐसी सीट्स होंगी जो किसको बिलोंग करेगी? प्रिंसली स्टेट्स को। तो हिंदी में प्रिंसली स्टेट्स को आप कहते हो राजे रजवाड़े। अब ये राजे रजवाड़े क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आज भी ऐसा है कि राजा महाराजा कुछ जगहों पर हैं, बट उनकी कोई वैल्यू नहीं है। 1947 से पहले, अभी इंडिया आज़ाद नहीं हुआ है, तो उससे पहले भी इंडिया के अंदर राजा महाराजा हुआ करते थे, जो छोटी छोटी जगहों पे, राजा ऑफ पटियाला, जलंधर, पंजाब, मतलब अलग अलग जगहों पे, भोपाल में था, निज़ाम थे हैदराबाद के, बंगाल में हुआ करते थे। तो ऐसे तकरीबन 93 जगहें थी, 93 जगहें थी जहां से लोग चुन के आने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो आप देखोगे कि ये 296 और ये 93 का सम, अगर आप इसे देखें तो ये तकरीबन कितना हो जाता है? 389, जो सम हमने बात करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के लिए। यहां पर यही हुआ। अब आप देखोगे इसके अंदर
जुलाई और अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त 1943 में। मैं आशा करता हूं कि ये शायद आपके समझ में आ गया हो। अगर आप कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। तो जुलाई अगस्त में आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर पूरे इंडिया में 1946 में ये वाले इलेक्शन हुए जो मैंने भी आपको बताया कि जो 11 प्रोविंसेस के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग थे वो वोट डाल के किसको चुनते, वहां के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुनते हैं। और ये जो तरीका था ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू चुना जाता है। और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये मैं आपको आगे की क्लासेस में जब आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है इशू वो है टॉपिक है, तो मैं यहाँ पर आपको वो नहीं बता सकता। बट आप इतना जान लीजिए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल मीन ऑफ ट्रांसफरेबल वोट, आप इतना जान लीजिए। जुलाई अगस्त 1946 के महीने में पूरे इंडिया भर में इलेक्शन हुए और इन 389 में से ये जो 296 जो लोग थे ये तो इलेक्ट हो गए, बट ये जो 93 लोग थे इनके इलेक्शन का कोई प्रोविजन नहीं था। इनके लिए ये कहा गया था कि मैंने भी आपको बताया कि 93 ये जो लोग हैं ये किसको बिलोंग करते हैं, बेसिकली ये प्रिंसली स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, ये राजा महाराजाओं को बिलोंग करते हैं। और राजा महाराजा जिसको भी अपने नाम अपने मतलब बिहाफ पे नॉमिनेट कर देंगे वही जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बन जाएगा। तो मान लो मैं किसी जगह का राजा हूं और मैंने अगर अपने किसी मंत्री को कह दिया कि जी ये मेरी तरफ से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेरे को जो है रिप्रेजेंट करेगा, तो ऐसा मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर हुआ कि 296 तो इलेक्ट हो गए, बट ये 93 लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बने ही नहीं। क्यों नहीं बने? इनका ये कहना था कि इंडिया बन रहा है, बने ना बने उससे हमारा क्या लेना देना। उनको ये था कि हम एक पर्टिकुलर जगह में हैं, हम राज कर रहे हैं और हमारा इंडिया एक यूनियन बने, एक देश बने, उससे इनका कोई लेना देना नहीं था। आपने एक नाम सुना हो कभी शायद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्हीं प्रिंसली स्टेट्स को। खैर वो तो बहुत ज़्यादा थे, तकरीबन 565 थे, तो उन सबको जोड़ने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो मैं अब आपको जो है आगे के क्लासेस में बताता रहूँगा। यहाँ पर जो है हम बात कर रहे थे, तो जुलाई अगस्त के महीने में जो है पूरा जो है इलेक्शन हुआ और उसके अंदर ये 296 ये जो लोग थे ये इलेक्ट कर लिए गए। बट अभी भी जो 93 का जो सम था ये इस पर क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि जो राजा महाराजा थे उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हमें इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, हमें इंडियन यूनियन से कोई लेना देना नहीं है, भारत बने न बने इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ देखते हो कि इन 296 सीटों में से 208 सीटें जीती इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, इसमें से 73 सीटें जीती मुस्लिम लीग ने और 15 सीटें जीती अदर्स ने। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ये वही है राहुल गांधी जी की पार्टी जो आज भी एग्जिस्ट करती है। ये बड़ी पुरानी पार्टी है, तकरीबन नहीं एग्जैक्ट 1885 में बनी थी। ये जो मुस्लिम लीग है ये वही मुस्लिम लीग है जिसने पाकिस्तान के फॉर्मेशन में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर आपने कभी एक नाम सुना हो मोहम्मद अली जिन्ना का, तो मोहम्मद अली जिन्ना इसी पार्टी से भी बिलोंग करते थे, तो वो भी उस समय इलेक्शन में थे और उनकी पार्टी ने 73 सीट जीती थी और 208 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एंड 15 सीट्स अदर्स ने जीती थी। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर बाद में कुछ यहाँ के कुछ लोग निकल कर इसमें चले गए, यहाँ से निकल गए कुछ इसमें चले गए। यहाँ पर आप देखते हो ये सब इलेक्शन यहाँ पर हो गए और एक चीज यहाँ पर होती है जिसको आप कहते हो डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे एक हुआ, ये हुआ आपका अगस्त 1946 में। और इसमें जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे मुस्लिम लीग के, इनका ये कहना था कि आपको साफ साफ ये दिख रहा होगा कि मुसलमानों की क्या हालत है हिंदुस्तान में, उनके पास कितने वोट हैं और हिंदुओं के पास, वो एक्चुअल में कहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक हिंदू डोमिनेंस पार्टी है, उनका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, उनका ऐसा एक्चुअल में ऐसा कहना था। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको हिंदुस्तान से बचना है और आगे जैसे हम जाएंगे, अभी तक तो अंग्रेज थे तो हम बचे हुए थे, लेकिन अब हम जो आगे जाएंगे तो हम पे बहुत ज़्यादा जो है जुल्म होंगे। तो उनके लिए उनका ये कहना था कि आज का ही वो दिन है, तो डायरेक्ट एक्शन डे, तो आज ही का वो समय है जब हम अपने कंसेशंस के लिए लड़ सकते हैं और अपने लिए अपने हुकूक मांग सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे कर दिया, ऐलान कर दिया और इस डायरेक्ट एक्शन डे के बाद बंगाल और पंजाब के प्रोविंसेस में जो खून खराबा हुआ, सड़कों पे बहुत लोगों को मारा गया, काटा गया, हिंदुओं ने मुसलमानों को, मुसलमानों ने हिंदुओं को, जहाँ पर हिंदू थे वहाँ पर उन्होंने मुसलमानों को मारा, जहाँ मुसलमान थे उन्होंने हिंदुओं को मारा। तो ऐसी चीज़ें यहाँ देखने के लिए मिलती है। फाइनली इसके बाद ये था जो तरीका था,
तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने का जो बैकग्राउंड था वो मैं बता दिया मैंने आपको, शायद मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। मैं मेन जगह पर मेन चीज पे आता हूँ। ये सब इलेक्शंस जो है कंडक्ट हो गए, मैंने आपको बताया अभी कि अगस्त में जो इलेक्शन का सिस्टम था ये खत्म हो गया। फाइनली आप देखते हो कि 9 दिसंबर 1946 को, तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली बैठक हुई। भारतीय संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक हुई वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और एक फ्रेंच प्रैक्टिस मानी जाती है, मतलब फ्रांस में एक प्रथा होती है ऐसी कि जो भी उनमें बड़ा होता है किसी काम को करने का, अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर जो भी उनमें बड़ा होगा उससे उस काम की शुरुआत कराई जाती है। तो उस फ्रेंच प्रैक्टिस को इंडिया में अपनाया गया और इस 9 दिसंबर 1946 को एक नाम, जिनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे सीनियर थे और इनसे शुरुआत करी गई। तो 9 दिसंबर 1946 को इनको टेम्पोररी प्रेसिडेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनाया गया, टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया। और इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को एक नया नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में जाकर आप देखते हो कि इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने। तो यहाँ पर बाद में देखते हो कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट मेंबर बने रहे और ये 26 नवंबर 1949 तक इंडिया के परमानेंट प्रेसिडेंट रहे। ये चीज आपको मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। तो ये जो इलेक्शंस थे वो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्शंस किस तरीके से, किस बेस पे हुए थे, किन लोगों ने दिए थे, किनको दिए थे, अच्छा किनको दिए थे और किन्होंने दिए थे। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कि जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की शुरुआत कब हुई, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 9 दिसंबर 1946 से लेकर और 26 नवंबर 1949 तक। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको शायद यही नहीं पता होता है कि हम 26 जनवरी 1950 मनाते क्यों हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम आज़ाद हुए थे, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर और 26 नवंबर 1949 तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना। इस बीच में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बना अगर आप जोड़ लें तो तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा। एक इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, एक इतना लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसको बनने में लगा और बाद में फाइनली जाकर ये बनकर तैयार हुआ। इसके बाद आप देखते हो कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया। अगर आपने कभी इंडिया का प्रियम्बल देखा हो, उस प्रियम्बल के सबसे आखिरी लाइन में यही डेट मेंशन है कि हम जो है खुद को क्या करते हैं, इस तारीख को जो है ये संविधान देते हैं। तो इस प्रकार का जो है वहाँ पर लिखा हुआ है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनकर तैयार हो गया था और उसको इम्प्लीमेंट, उसको अमल में लाया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 बनाते हैं क्योंकि उस समय हमारे भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था। बन वो 2 महीने पहले गया था। अब ये 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ था, इसकी मैं आपको छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। देखिए 1929 में लाहौर सेशन हुआ था और उस लाहौर सेशन में ये कहा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उसके प्रेसिडेंट थे, तो वहां पर ये कहा गया था कि अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। अब ये पूर्ण स्वराज क्या है, तो उनका कहना था कि हमें चाहिए अब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस। तो गांधी जी ने ये कह दिया कि जी अगर हम सही से चलते रहे तो तकरीबन हम 26 जनवरी 1930 को क्या है आज़ाद हो जाएंगे। और उन्होंने आज़ादी के लिए भी जो है एक ऐलान कर दिया और पूरे भारत में जो है राष्ट्रगीत गाए गए और ऐसी चीज़ें करी गई। बट आप देखते हो कि 1930 में अनफॉर्चुनेटली हम आज़ाद नहीं हो पाए, बट इसलिए कि गांधी जी की कॉल थी तो उसको जो है यहाँ पर जो है प्रैक्टिस में लाया गया कि चलिए ठीक है हम आज़ाद नहीं हुए थे बट हाँ 26 जनवरी 1950 को क्या करेंगे, हम अपने देश का संविधान लागू करेंगे। एक छोटी सी कहानी थी, मैंने बता दी आपको, ठीक है। ये चीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने की कहानी थी कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से बना, किस तरीके से उसे फ्रेम किया गया, ठीक है। कुछ चीज़ें जो अभी और हमें जाननी है, तो
सबसे पहली चीज मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक चीज कही जाती है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, इसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाया गया था। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लेकर उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा फ्यूचर में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा, सोवरेन होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। तो एक ऐसा देश होगा जो सोवरेन होगा, जिसके पास खुद ये ताकत होगी कि वो अपने फैसले लेगा, बाहरी भी और आंतरिक भी। एक ऐसा देश भारत होगा जो लोकतांत्रिक होगा, जो डेमोक्रेटिक होगा, जिसके लोग जो है उसे चुनेंगे, कोई भी बाहरी आदमी, कोई भी राजा महाराजा ऐसा नहीं होगा। रिपब्लिक होगा, कोई हायरार्की नहीं होगी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ऐसे ऐसे प्रोविजंस जो है इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर लाए गए, पूरे संविधान सभा के अंदर बहस हुई और उसके अंदर ऊपर फाइनली जो है मोहर लगी कि ठीक है, इंडिया का एक ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन हम फ्रेम करेंगे। ठीक है, ये बातें हुई वहां पर कि हम देश की यूनिटी पे बात करेंगे, यूनिटी ऑफ नेशन। तो देश की जो एकता है उस पर बल देने की बात कही गई। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मेन मोटो था और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में जाकर प्रियम्बल ऑफ इंडिया बना। आपको यही सारी बातें प्रियम्बल ऑफ इंडिया में देखने के लिए मिलेंगी, यही सोवरेन सोशलिस्ट। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इंग्लिश के लिए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस तरीके से है। तो बस वही सारी बातें हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो इंडिया क्या होगा, एक आपका डेमोक्रेटिक नेशन होगा, रिपब्लिक होगा, सोवरेन होगा। उसके अंदर दो शब्द और आते हैं, सोशलिस्ट और ये सेक्युलर। ये जो सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द है ये पहले नहीं थे, इनको 1976 में जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया उस समय जो है लाया गया था। तो उस समय प्रियम्बल ऑफ इंडिया के अंदर जो है इसको जोड़ा गया। अच्छा, एक चीज, लास्ट चीज, और उसके बाद हमारा जो सेशन है ये खत्म हो जाएगा कि हमारे लिए ये कहा जाता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली बहुत से ऐसे क्रिटिक्स हैं, बहुत सारे क्रिटिसिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होते हैं कि हमारा जो देश का संविधान है वो उधार लिया हुआ संविधान है। देखिए, इसको हम गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो हम आज़ाद हुए 1947 में, 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और जितने भी बड़े बड़े नेता हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर थे वो सारे ऑलमोस्ट वो लोग थे जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले थे या फिर बहुत पढ़े लिखे थे, विदेश की यात्रा कर कर आ चुके थे। तो उसके अंदर आप BR अम्बेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, कृष्णमाचारी थे और ऐसे भी बहुत बड़े बड़े नाम जो है उसके अंदर थे। तो वो सभी लोग बाहर जाकर आ चुके थे और वो इस चीज को ऑब्जर्व कर चुके थे दुनिया में अलग अलग जाकर कि यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर ये चीज है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसका आप बेहतर समझ पाओगे। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप कहीं जाते हो, किसी के घर गए, कहीं पर गए, तो आपने देखा कि किसी घर के अंदर कोई एक चीज अच्छी लगी हुई है। दूसरे घर गए तो आपने देखा कि उसके अंदर वो चीज अच्छी लगी हुई है ना। और फाइनली ऐसा होता है कि जब मान लो अगर आपका घर बनना हो कभी, तो आपको वो चीज याद रहती है कि यार मैंने फला जगह वो चीज देखी थी तो मैं वो चीज उसको अपने घर में भी लगाऊंगा। तो बेसिकली यही कहने का मतलब है कि जब हमारे जो फोर फादर्स थे वो दुनिया घूम रहे थे तो उन्होंने इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक जैसी चीजें देखी और उन चीजों को जब देखा तो उन्होंने यही मोटो बनाया कि जब हम अपना देश बनाएंगे, हम अपना देश बनाएंगे तो उस समय हम इन्हीं सभी विचारधाराओं को, इन्हीं सभी चीज़ों को अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी रखेंगे। यहाँ पर जो कहा गया है वो ये है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग हिस्सों से लिया गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ किन किन देशों से और क्या क्या प्रोविजंस उनसे लिए गए हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए मैंने आपको बताया कि तकरीबन हम 190 साल ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत में रहे हैं, उन्होंने हम पे राज किया है, तो उनसे तो ऑलमोस्ट हमें ज़्यादा सीखना ही है। तो एक चीज़ आपको बता दूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ये जो आया था, तकरीबन बताया जाता है कि 75% का जो हिस्सा जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही है। इंडिया में जुडिशरी होगी, एग्जीक्यूटिव होगा, लेजिस्लेचर होगा, है ना, ये सारी चीज़ें होंगी कि इंडिया में आपका UPSC होगी, ऐसी ऐसी चीजें, इलेक्शन कमीशन, तो ये सब चीजें हमें यहीं से ही ले ली हैं। बट कुछ ऐसी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, एक चीज होती है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, आप ध्यान से सुने, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है, इसको आप हिंदी में कहते हो जो आगे वही जीते।
आपने अगर इंडिया में कभी इलेक्शन देखा, अगर आपको थोड़ा पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्ट हो, तो इंडिया में क्या होता है कि मान लीजिए दो लोग हैं, मान लीजिए ए है और बी है, और यहाँ पर कितने 100 वोट हैं, तो इन 100 वोटों में से इन दोनों में से जिसको ज्यादा मिल जाएंगे, मान लीजिए अगर एक ही अगर ज्यादा है तो वो विजेता घोषित हो जाएगा। मान लीजिए इसके 51 है और इसके 49 है, तो ये विजेता है। अब यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि 2 का मार्जिन, नहीं, इसमें ये देखा जाएगा कि ये सिर्फ जीत गया, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, तो जो पहले जो पोस्ट है उसको पास कर देगा वो जीत जाएगा, तो जो आगे वही जीता। ये जो प्रोविजन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारी पॉलिटिक्स में चलता है जब इलेक्शंस होते हैं, ये हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ब्रिटेन के अंदर इसी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा आगे के चैप्टर्स में कि किस तरीके से अलग अलग तरीके होते हैं। तो अर्जेंटीना, इसराइल में क्या होता है कि वहां पर सेपरेटली मतलब इक्वली बांट दिया जाता है, वो मैं आपको आगे क्लासेस में बताऊंगा। तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हमने लिया है ब्रिटेन से। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है, और कोई भी हायरार्की। अब जैसे मैं बताऊं आपको ब्रिटेन की, मैं आपको बात बताऊं तो ब्रिटेन में 2 लोग हैं, वहां पर एक वहां की क्वीन होती है और एक वहां पर प्राइम मिनिस्टर होता है। बट हमारे इंडिया में यहाँ पर क्वीन नहीं है, यहाँ पर प्रेसिडेंट है। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि इसके नीचे मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल होगा, है ना। ये सारी चीजें हमने कहाँ से ली है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से ली है। पार्लियामेंट्री जो तो वो है हमने वहां से लिया। संसदीय प्रणाली आप इसे हिंदी में कह देते हैं, ठीक है, संसदीय प्रणाली। जो भी हिंदी के बच्चे हैं नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। रोल ऑफ स्पीकर, तो रोल ऑफ स्पीकर, तो मैं आपको जो लोकसभा के कौन सा उस पर आऊँगा टॉपिक में, मैं आपको बताऊंगा और अच्छे से कि जो लोकसभा के अंदर एक व्यक्ति होता है जो सामने बैठा होता है, जो सबको सुन रहा होता है, सबको मौका देता है बोलने का, एक्चुअल में वो स्पीकर होता है, ठीक है। तो वो जो रोल ऑफ स्पीकर है कि रोल स्पीकर क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या पावर होंगी, क्या पावर नहीं होगी, ये जो प्रोविजन है ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। आपने नाम कभी सुना होगा इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये सब एक ही है, ठीक है, आप इसमें कभी कंफ्यूज ना होना, ये सब एक ही है, ब्रिटेन इंग्लैंड। अच्छा, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, तो कानून किस तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर, तो कानून कैसे बनेगा, कैसे एक पहले कोई ऑर्डिनरी बिल आएगा, फिर वो बिल एक्ट बनेगा, एक्ट जो है बाद में अमेंडमेंट है, एक अलग अलग जो प्रोसीजर होगा कहीं ना कहीं लॉ मेकिंग का, तो वो भी जो है हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करो तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है, वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स अर्थात हिंदी में आप इन्हें कहते हो मौलिक अधिकार। तो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट। ये फंडामेंटल राइट क्या होता है, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है, मौलिक अधिकार का। इसके बाद है आपका प्रियम्बल ऑफ इंडिया। तो हर देश में जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उनका एक प्रियम्बल होता है, ठीक है, उसका निचोड़, मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक निचोड़ होता है कि हाँ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आगे क्या कहेगा उसका ये निचोड़ है, कि वो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो उसी ही प्रियम्बल कहते हैं। वो हमारा इंडिया का भी है, तो अमेरिका का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, कनाडा का भी है, अलग अलग जगहों का है। तो ये जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है ये भी अभी हमने अमेरिका से लिया। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया ना कि जब हम घूमने जाते हैं तो मान लो हमने अलग अलग घरों में अलग अलग चीज़ों को लगे हुआ देखा, तो जब हम अपने घर लौटे तो और बनाने की हमने कभी सोची तो हम सोचते हैं कि मैंने उस घर में वो चीज़ देखी तो मैं ये लगवाऊंगा, मैंने वो चीज़ उस घर में देखी तो मैं ये लगवाऊंगा। तो यही कॉन्सेप्ट जो है हमारे जो फोर फादर्स अमेरिका गए तो उन्होंने ये चीज़ें देखी तो उन्होंने लाके हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दी। ऐसे ही हमारा देश जो है कहीं ना कहीं बना है। एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद है कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप यहाँ पर नोट डाउन करिए। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, यहाँ से हमने लिया है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसको आप हिंदी में कहते हो संघवाद। तो जो देश में जो संघवाद होता है ना, संघवाद फेडरल सिस्टम के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट होगी और गवर्नमेंट्स होंगी। तो जो पावर है बेसिकली वो क्या है, डिवाइड है इनटू डिफरेंट गवर्नमेंट्स, है ना, अलग अलग अथॉरिटीज में डिवाइड है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ी कम पावर है, अपने स्टेट तक सीमित है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए। तो जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ये हमने कनाडा से लिया है, ठीक है। इसके बाद हमने कनाडा से एक और चीज़ ली है, रेसिड्यूरी पावर्स हमने वहाँ से ली है, ठीक है। इसके बाद आप बात करते हो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो शायद आपने इसे पिछले क्लास के अंदर जाना भी होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। वहां तो 3 शब्द बहुत ही फेमस है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी,
ठीक है। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, यही कॉन्सेप्ट हमने उठाए हैं कि लोगों के पास क्या होगी, लिबर्टी होगी, फ्रेटर्निटी होगी, इक्वालिटी होगी। लोगों के पास क्या होगा, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे वर्ड होंगे। लोगों के पास आज़ादी होगी बोलने की, लोगों के पास समानता होगी। ऐसी जो प्रोविजंस हमने कहाँ से लिए हैं, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कहीं ना कहीं उठाए हैं। इसके बाद आप देखोगे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, आयरिश जो है बेसिकली आयरलैंड को कहते हैं, इंग्लैंड के जस्ट बराबर में ही है, ठीक है, आयरिश आयरलैंड। हमने आयरलैंड से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसे आप इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में कहते हो डीपीएसपी, हिंदी में हम ये कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आप जानते हैं कि देश की जो सरकार है वो हमारे लिए समय समय पर अलग अलग प्रकार के स्कीम्स लाती रहती है, ठीक है, उसी को आप कहते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो हमारे लिए वो नीति लाती हैं, उसी को हम डीपीएसपी जो है कह देते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन